दरभंगा जिला के सोवन स्थित एम्स शिलान्यास स्थल की बिल्कुल ताज़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां अधिकारी लोगों का स्थल निरीक्षण किया। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रौशन, दरभंगा के नगर आयुक्त विधायक संजय श्रावकी, उप विकास आयुक्त दरभंगा सहित कई संबंधित अधिकारी पूरी लाव लश्कर के साथ दरभंगा के एम्स शिलान्यास स्थल पर पहुंच गए थे। ये वाला रोड हमारा सब नहीं बना रहा है, ये वाला अरे पार हो जाएंगे, पार हो जाएंगे। अरे हो जाएगा 10 दिन चला जाए। कौन आ रहा है उसमें? अभी रिहर्सल हो रहा है। लगा के रखे थे गाड़ी। प्रधानमंत्री 13 तारीख को दरभंगा आ रहे हैं, दरभंगा एम्स का शिलान्यास करने के लिए। आप लोग यहाँ पे क्या कुछ तैयारी है? मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। आप देख रहे हैं कैसे 4 दिन में कायाकल्प हो गया इस इलाके का। प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया कि दरभंगा में ही आकर मैं दरभंगा एम्स का शिलान्यास करूंगा। कितना प्रेम करते हैं मिथिला से, दरभंगा से, कितना मोहब्बत करते हैं मिथिला और दरभंगा से। दिल्ली के बाद सबसे बड़ा एम्स दरभंगा में बनेगा। वो 1200 करोड़ से 1700 करोड़ हो गया, आधुनिकतम एम्स बनेगा। ये कितना मतलब मोदी जी चाहते हैं। इस चुनावी समर में महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, उसके बाद भी वो इस बीच में दरभंगा आने का निर्णय किए। और यही नहीं, 7 सितंबर को उन्होंने देश के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय नड्डा जी को दरभंगा भेजा था देखने के लिए। उन्होंने तुरंत समय दे दिया। एम्स का शिलान्यास होगा। भारत सरकार के सड़क के लगभग 3700 करोड़ का शिलान्यास उद्घाटन होगा। रेलवे का लगभग 700 करोड़ का शिलान्यास होगा। साथ ही शिलान्यास उद्घाटन जो दरभंगा बाईपास रेलवे, उसका भी उद्घाटन लगभग 342 करोड़ से बन रहा है, उसका भी उद्घाटन होगा। पेट्रोलियम डिपार्टमेंट का मतलब पूरा देश उस दिन और पूरा विश्व दरभंगा को देखेगा। और जो दिल्ली जाते थे इलाज कराने, पटना जाते थे, दरभंगा में उनको मूलभूत सुविधा मिलेगी। और एम्स बनने से जो रोगी है उनका तो इलाज होगा ही, उसके साथ साथ इस पूरे इलाके की आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, रोजगार का साधन सृजन होगा। एक बड़ा काम दरभंगा में हो रहा है। निश्चित रूप से यह आदरणीय मोदी जी के चाहने से ही इस पूरे इलाके का कायाकल्प हो रहा है। कितने दिनों का टारगेट है इस एम्स को बनाने के लिए सरकार की? लगभग 3 साल के अंदर जो है एम्स का जो है टारगेट होता है। 3 साल के अंदर एम्स बन जाएगा। और निश्चित रूप से एक बड़ा काम हो रहा है इस पूरे इलाके के लिए। हम लोग 4 दिन पहले आए थे, यहाँ पैदल चलना मुश्किल था। बस पूरे इलाके के चारों बगल से सड़कें बन रही थी। पूरा सरकार लगा हुआ है कि कैसे दरभंगा का एम्स बने, कैसे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। आज तक देश की आजादी के बाद केवल चुनावी भाषण देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आते थे, लेकिन आदरणीय मोदी जी एकमात्र प्रधानमंत्री है जो चुनाव अभी कहीं नहीं है बिहार में, उसके बाद भी लगभग सारा मिला के जो है 6000 करोड़ का उद्घाटन शिलान्यास यहाँ जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं।
द मिथिला को बहुत कुछ उस दिन देने वाले हैं। पूरा कार्यक्रम क्या है उनका, कितने बजे? नहीं, वो आएंगे लगभग 9 बजे, सबको रैली प्रारंभ हो जाएगी 9 बजे। उसके बाद NHI का एक होगा, वो देखेंगे। फिर यहाँ भूमि पूजन का एक कार्यक्रम होगा। फिर मंच से सभी योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन होगा और पूरे राष्ट्र को और मिथिला को उस दिन मोदी जी संबोधित करने वाले। कितनी भीड़ जुटेगी, कहाँ कहाँ से लोग पहुँच रहे हैं? जिस कार्यक्रम में जनता स्वस्फूर्त लग गई, उसमें भीड़ का अंदाजा करना मुश्किल है। कितनी भीड़, कितना उत्साह है लोगों में, पूरे मिथिला में उत्साह है, इसका अंदाजा करना मुश्किल है कि कितनी भीड़ आने वाली है। जिस कार्यक्रम में आम जनता स्वयं लग गई, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कितना भीड़ यहाँ जुटेगा। आम लोगों के लिए क्या व्यवस्था किया गया है? कोई अलग अलग आने के लिए कोई समस्या नहीं है। सड़क के दोनों ओर 5 पार्किंग की व्यवस्था की गई है। हजारों वाहन लग सकते हैं, मोटरसाइकिल लग सकती है, बसें लग सकती है, हजारों गाड़ियों का। शोभन से आने के बाद एम्स के लगभग 500 मीटर पहले बड़ी बड़ी 3-4 पार्किंग बन रही है। और जो लोग एकमी से आएंगे, उसके लिए भी शोभन से जस्ट, एम्स से जस्ट पहले बड़ी बड़ी 3 पार्किंग बन रही है। तो लोगों को असुविधा कुछ भी नहीं होगी। और शहर में जो शंकरपुर, रत्नोपट्टी, टावर वगैरह से आने वाले हैं, उनको तो DMCH से भी नजदीक एम्स हो गया। रत्नोपट्टी से भरौल जो बांध है, पुल बना हुआ है, उसमें भी सड़क बनने का काम प्रारंभ हो गया। वहां से भी वाहन आ सकता है। तो शहर के चारों ओर से जो वाहन आ सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। आम लोगों की सुविधा राज मैदान से ज्यादा यहाँ आसानी से लोग आ सकते हैं। निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का राज्यसभा सांसद ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। उन्नत भारत सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के सहयोग से शंकरपुर स्नेह आरोही विशेषज्ञ संस्थान दरभंगा में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें करीबन सैकड़ों लोगों के बच्चे का इलाज एवं दवाई दी गई। कितना दिन से सही खाएंगे अच्छा होता है। तो बच्चा को ये दोनों दवा 3 दिन तक लगातार देना है। भाई जी अंकल पीछे जाओ, फ्रेश वाला सर। उन्नत भारत एक संस्था है, जिनके प्रोप्राइटर अभिषेक कुमार मिश्रा जी ने लगभग 10 वर्षों से ये संस्था चला रही है। गरीब वस्तु जा करके जो गरीब हैं, जो सहाय हैं, वहाँ पर ये
निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाए हैं और उसमें निःशुल्क दवाई इंजेक्शन वितरण किया जा रहा है। देश के राष्ट्रीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक ऐसे संस्था है जहाँ समाज के अंतिम पंक्ति के शोषित, दलित, वंचित, गरीब, गुजरा और सभी वर्गों को लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज अभिषेक मिश्रा जी और भारत आरोग्य संस्था की तरफ से यहाँ पर विद्यालय है, बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, तो निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इनके संस्था पे कामना करते हैं और जगह जगह जाकर सुदूर गाँव में जहाँ पर लोग पहुँच नहीं पाते। मैडम, देखा जा रहा है एनजीओ, बहुत सारे एनजीओ स्वास्थ्य शिविर चलाते हैं, लेकिन जितना दवा का रेंज और मेल इनके पास है उतना बहुत कम जगह पर देखा गया है। इस पर क्या कहेंगे? एनजीओ बहुत चलता है, स्वास्थ्य केंद्र बहुत जगह शिविर लगाया जाता है, लेकिन दवा का रेंज और मेल इतना इनके जगह इनके पास है तो किसी पेशेंट को दिक्कत नहीं हो सकती। इस पर आप क्या कह सकते हैं? यही तो पहचान है कि अच्छे संचालक, अच्छे निदेशक संस्था को चलाने वाले की तरह से सभी तरह की यहाँ पर दवाइयाँ उपलब्ध हैं और अगर इसमें कोई कमी भी होगा तो उनको भी ये पूरा करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि सारी दवाइयाँ यहाँ पर गरीबों के लिए यहाँ जो कैंप लगाया गया है निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर कैंप, किस तरह का सुविधा यहाँ आम जनता को मिल रही है? उन्नत भारत ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यह निःशुल्क जांच शिविर और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। शुभंकरपुर स्थित स्नेह अगेही शिक्षण संस्थान में यह शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं सुबह से ही सैकड़ों की संख्या में यहाँ के स्थानीय लोग, बुजुर्ग और महिला ज़्यादा की संख्या में यहाँ आकर अपना जांच करवा रही हैं और डॉक्टरों से उचित परामर्श लेकर उनको दवाई का भी वितरण किया जा रहा है। काफ़ी संख्या में दवाई का भी यहाँ उपलब्धता है, उनको दवा दिया जा रहा है। इससे एनजीओ की तरफ से, इस संस्था की तरफ से विभिन्न क्षेत्रों में इसी प्रकार स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है। इसके अभिषेक मिश्रा जी लगातार विभिन्न जगहों पर, मधुबनी में भी हुआ है, ग्रामीण में भी हुआ है, आज दरभंगा में हो रहा है और विभिन्न दिल्ली में भी बहुत जगह पर कार्यक्रम चलता है। यह स्वास्थ्य शिविर लगाकर निसहाय लोगों को, गरीब लोगों को, बुजुर्ग लोगों को इस एनजीओ की तरफ से, उन्नत भारत संस्था की तरफ से मदद करने का इनका अपना योजना है, इनका भाव है, जिस क्रम में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। अपना परिचय दीजिए। बालेंदु झा, यहाँ का स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। हमारा उन्नत भारत सोशल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आज कैंप लगाया गया है और इसका मुख्य प्रायोजक जो है हमारा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के साथ मिलकर के ये कैंप का आयोजन किया गया है और इसमें कई तरह के हम लोग टेस्ट करवाते हैं लोगों के बीच। लोगों को क्या नाम है, डॉक्टर है हमारे पास, जिसमें मुख्य रूप से गाइनोकोलॉजिस्ट है हमारे पास और बच्चों का पीडियाट्रिक्स डॉक्टर है और 3 हमारे पास जनरल फिजिशियन है और उन लोगों को आप देख सकते हैं वहाँ पे जैसे बीपी शुगर का हम लोगों का चल रहा है। तो पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, उसके बाद डॉक्टरों के पास डॉक्टर विजिट के बाद फिर हम लोग उनको जो भी ज़रूरतमंद है उनको जो दवाई हमारे पास अवेलेबल है वो दवाई हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सारी चीज़ें जिसमें कई सारे तरह के मल्टीविटामिन वगैरह चीज़ें हैं। क्या किसी तरह कोई शुल्क भी लिया जा रहा है यहाँ पे किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जा रहा है। ये निःशुल्क कैंप है, दवा वगैरह टोटल सब कुछ निःशुल्क है। जी, कितने दिनों के लिए कैंप? ये कैंप आज भर के लिए, ये कैंप हमारा 4 दिवसीय कैंप है जो कई जगहों पे चल रहा है। इससे पहले हमारा एक कैंप हमारा मधुबनी में पंडोल में था, दूसरा कैंप हमारा ये बरहमपुर गांव है मनीगाछी के पास, वहाँ था। तीसरा कैंप हमारा आज यहाँ चल रहा है। कल चौथा कैंप आपको क्या नाम है राघोपुर दरभंगा में है। ये कितने दिनों का दवा दिया जाता है? ये दवा हम लोग अभी जितना डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहे हैं उतना दवा हम लोग दे रहे हैं। कहाँ पर कैंप लगाए हैं? ये कैंप है हमारा शुभंकरपुर में, स्नेह आगे शिक्षण संस्थान है, वहाँ शुभंकरपुर में। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है, मैं उन्नत भारत का संस्थापक हूँ। डॉक्टर लोकनाथ झा ने आचार्य शिष्य परंपरा को सदैव रखा जीवंत। प्रधानाचार्य प्रोफेसर शंभू कुमार यादव। दरभंगा एम्स निर्माण के लिए
स्थानीय नेताओं द्वारा जानबूझकर लटकाया गया। 10 साल पहले हुआ था एम्स निर्माण की घोषणा। MSU आज धरातल पर नहीं उतर सकी। पोलो मैदान में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मिथिलावादी पार्टी के नेता अभिषेक कुमार झा ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बताया, आजाद भारत में हमें वो चीज देने का काम नहीं किया। हम पहले से संपन्न हुआ करते थे। हमारी संपन्नता के इतिहास रही है। जब कांग्रेस की स्थापना करने के लिए गुलाम भारत में जब कोई जमीन ही नहीं हुआ करती थी, तो हमारे महाराज ने 1885 ईस्वी में उस कांग्रेस की स्थापनाओं के लिए रातों रात भवन खरीद देने का काम किया। उसी तरीके से हमारे करोड़ों रुपए का बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर DMCH को बर्बाद कर दी गई। ये देश चलाने में एक घर का जो गार्जियन होता है, मुखिया, वो घर में कोई भी काम करने से पहले उसकी DPR तैयार करती है, उसकी योजना तैयार करती है। लेकिन ये शासन कोई योजना ना बना करके सीधे पॉलिटिकल दबाव में आने के लिए, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए हमारे खरबों रुपए के एसेटों को बर्बाद कर दिया गया। DMCH में जो करोड़ रुपए का भवन उठा, उसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगी, मैं पूछना चाहता हूं। DMCH में जो हमारे धरोहरों को बर्बाद कर दिया गया, उसको तोड़ दिया गया एक इशारे पे, उसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगी। हम लोगों को 9 सालों से एक ईंट तक नहीं लग सका, इसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी कौन तय करेगी। हम लोगों ने 2022 ईस्वी के आसपास नीतीश कुमार जी आकर एम्स का शिलान्यास किए थे, वही मेडिकल ग्राउंड में। शिलापट तो लगा होगा? नहीं, शिलापट उन लोगों ने लगाया था, नहीं लगाया था। अच्छा, आपने कहा कि जो करोड़ रुपए की मशीन लग रही है DMCH सुपर स्पेशलिस्ट में, क्या आपको डर लग रहा है कि एम्स भी इसी तरीके से खड़ा हो जाएगा? और डर नहीं लग रहा है, मुझे पूर्ण तरीके से पता है। अभी तक कोई DPR नहीं बना है, अभी तक कोई बिल्डिंग कैसी होगी, कहाँ कौन सा भवन होगा, कुछ भी धरातल पर नहीं है। अगर है तो BJP वाले, अगर है तो JDU वाले, अगर है तो शासन में बैठे हुए जो इनके आला अधिकारी हैं, वो आकर हमें DPR दिखाए तो मैं मान जाऊंगा ये लोग वाकई में काम करने के लिए आ रहे हैं। इस बार हम लोग को गुमराह करने की साजिश नहीं रची जा रही इन लोगों के द्वारा। लेकिन मैं दावे के साथ इस बातों को कह सकता हूं मीडिया बंधुओं के माध्यम से, जो वाकई में उसके पास कोई DPR नहीं है, उसके पास कोई फिक्स प्लानिंग नहीं है, वो कहां पे क्या करेगा इसकी कोई योजना नहीं है। सिर्फ 25 की वोट लेने के लिए, मिथिला से फिर से वोटों को समेटने के लिए ये शिलान्यास। यानी आपको कहीं से पता चला कि दरभंगा एम्स की बिल्डिंग की कोई डिजाइन नहीं है? कोई डिजाइन नहीं है। एक दावे के साथ आप बोल रहे हैं? दावे के साथ है। जब प्रशासन सुनेगा तो अंदर डाल देगा? बिल्कुल डाले, कोई दिक्कत नहीं है। जो बात सही है वो सही है। धमकी से नहीं डरने वाले हैं। धमका रहे हैं? धमका नहीं रहे, डाल दे, अगर है तो सामने आए। 13 तारीख को जब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो आप लोग किस तरह स्वागत कीजिएगा? देखिए, स्वागत हम लोग आंख में आंख मिलाकर प्रश्न करेंगे। जो अब तो हमें बर्बाद करने की साजिश जो आपने लगातार रचा है, उस चीजों को, साजिश को खत्म किया जाए। हम लोग हमेशा से उदार के लिए जाने गए हैं। हम लोगों ने तमाम चीजों को स्थापित किया है। हमारे यहाँ बिजनेस हब हुआ करता था। अब हमें बर्बाद करने की साजिश न रचे। हमारा जो अधिकार है वो हमें मिले, हमें जो मिलना चाहिए वो हमें मिले। इन चीजों के लिए हम लोग कर्पूरी चौक से पोलो फील्ड नेहरू स्टेडियम से हम लोग हाजमा चौराहा होते हुए शोभन तक जाने का काम करेंगे। तो इसको क्या माना जाए? स्वागत के लिए आप लोग जा रहे हैं, विरोध करने जा रहे हैं? देखिए, आप स्वागत मानिए या विरोध मानिए, हम लोग आंख में आंख मिलाकर प्रश्न करने का काम करेंगे। इसे आप जो समझना है समझिए, स्वागत भी समझ सकते हैं और विरोध भी समझ सकते हैं। एक चीज ये बताइए, जिम्मेदारी से बताइए कि आप दोबारा शिलान्यास की बात कर रहे हैं। उस समय जब मुख्यमंत्री आए थे, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ही थे, तो वो निरीक्षण करने आए थे, ऐसी जानकारी हमारे पास जो है। आप क्या कह सकते हैं कि शिलान्यास से हुआ था? देखिए हुजूर जी, मंगल पांडे जी बिहार के ऐसे स्वास्थ्य मंत्री हैं जो हर एक जगह जाकर मंगलगिरी करते हैं। लेकिन दरभंगा और स्वास्थ्य व्यवस्था के मामले में अगर आप उसकी मंगल कामनाओं को देखेंगे तो वो सारे तरीके से अमंगल ही दिखेगा। अभी 5 दिन से दरभंगा में वो बैठे हुए हैं, लेकिन उनके पास इतनी सी भी फुर्सत नहीं है। वो तमाम विधायक सांसद के साथ बैठक करते हैं, लेकिन उन्हीं के द्वारा सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल को चालू किया गया, जो आज भी वहां की करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की मशीनें वहां पे धूल फांक रही है। वो किसके पैसों से बना हुआ है? वो किसके पैसे उसमें लगी हुई है? तमाम मिथिला के लोग, करोड़ों आदमियों की करोड़ों रुपए लगी हुई है। और इन चीजों से मंगल पांडे जी को, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी को, सेंट्रल स्वास्थ्य मंत्री को कोई मतलब नहीं है। ये साफ तौर पर दिख रहा है। ये 18 में चालू हो जाना चाहिए था, लेकिन 2024 तक चालू नहीं। यहाँ पे तो प्रोजेक्ट आती है, सिर्फ ढकोसला देने का काम करती है, लेकिन वो प्रोजेक्ट कब स्थापित होगी इसकी कोई गारंटी ना नेता को पता होता है, न प्रशासन में बैठे हुए लोगों को पता होता है। अच्छा, मंगल पांडे जी हैं कई दिनों से, क्या लग रहा है दरभंगा के DMCH का दौरा करेंगे? अभी तक तो कभी नहीं किया उन्होंने। उनके नेतृत्व में आज तक DMCH का कल्याण नहीं हो सका। मैं चाहता हूं, मैं बीजेपी के आला अधिकारियों से यह कामना करता हूं जो वो किसी दूसरे लोगों को मंत्री बनाए ताकि DMCH का कल्याण हो सके, तमाम बिहार के तमाम मेडिकल कॉलेजों का कल्याण हो सके। उनसे कल्याण होने की कोई गुंजाइश नहीं है। अभिषेक कुमार झा, मिथिलावादी पार्टी, विधानसभा प्रभारी। सर्वप्रथम मैं सभी मिथिला वासियों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और हम सब उन्हीं मिथिला वासियों के एक अंग हैं
हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कुछ ज्वलंत प्रश्न है मिथिला के साथ में। ये एम्स है, एम्स के लिए हमें इतनी बरस क्यों लटकाया गया? आखिर हम लोगों का दुर्भाग्य तो कह नहीं सकते। ऐसा क्या था कि हम 10-10 साल लग जाएं, 9-9 साल गुजर जाएं, बर्बाद हो जाए वक्त। मानव की जीवन की अवधि सीमित होती है। सीमित अवधि में अगर हमें नहीं प्राप्त हुआ तो क्या असीमित कितने जनरेशन बर्बाद होंगे? तो हमें ये सुविधाएं मिलनी चाहिए थी पहले ही। ठीक है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, शिलान्यास करें, लेकिन मेरा कहना है 1 साल के अंदर में एम्स में कम से कम कुछ प्रारंभिक कार्य मरीजों का होना चाहिए, इलाज होना शुरू हो जाना चाहिए। टाइम लिमिटेशन बाइंडिंग होनी चाहिए। बना रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। 2 साल के अंदर में एम्स को बन के यहाँ तैयार होना चाहिए। और दूसरा विषय ये है, मैं ये कहना चाहूंगा, इस मिथिला में पानी की जो समस्या उत्पन्न की गई है, बाढ़ का पानी, वो तो हर साल वो कहते हैं ना मनी कट के लिए कोई इसके परमानेंट इलाज नहीं किया जाता है। आप यहाँ पर कच्चे बांध बनाए जाते हैं। मैं साउथ इंडिया पूरा घुमाऊं, कहीं भी कच्चे बांध नहीं है, पक्के बांध है, बाकायदा उससे ड्रेनेज निकलते हैं, सब व्यवस्था होती है। दूसरी आपको एक बड़ी समस्या बता रहा हूँ, 25 साल बाद दरभंगा मरुस्थल होने जा रहा है। आप कहेंगे क्यों, कैसे? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से समरसेबुल से जल दोहन हो रहा है दरभंगा में मैंने पूरी एक्सपर्ट टीम बुलाई थी, पानी का चेकिंग करवाया। 1% ड्रिंकिंग वाटर है पाताल में ड्रिंकिंग का। न किसी नेता को सोच है, न प्रशासनिक किसी अफसर को इस बारे में कोई भी चिंता नहीं है। आप सोचिए साहब, यहाँ पर जिस तरह पानी समरसेबुल से कोई पानी दिया जाता है, पाताल का पानी, अरे बहुत सी व्यवस्थाएं वैकल्पिक है, लेकिन कोई सोचते नहीं। न स्वच्छता का अरेंजमेंट है, न वृक्ष लगाने का अरेंजमेंट है। मिथिला को क्या चमन बनाएंगे? पृथ्वी में जल खत्म हो जाएगा और हम मरुस्थल में आ जाएंगे। दरभंगा से लोग पलायन करेंगे, आने वाली संतानें हमें धिक्कारेगी। तो वो चीज जरूर करें। दरभंगा का मैनेजमेंट बिल्कुल लचर है। आप अभी मैं ट्रैफिक से आ रहा था, ट्रैफिक की ये व्यवस्था होती है साहब मैनेजमेंट की। आप डबल शिफ्ट में अच्छे कमांडो लगाओ जो ट्रैफिक के एक्सपर्ट हों, उनको एक्सपर्टाइज लोगों को लगाओ। आप क्या लगा देते हो होमगार्ड टाइप के लोगों को जो कुछ जानते भी नहीं है। तो मैं दरभंगा, अभिषेक जी बड़े क्रांतिकारी हैं, मैं इसलिए इनके हर कार्यक्रम में आता हूँ। तो क्रांति जो होती है, क्रांति होती है अंदर से। हमें अपने मिथिला से प्यार है, हमें इस भारत से प्यार है। हम देशभक्त लोग इकट्ठे हुए हैं। हम सकारात्मक ऊर्जा पे काम करते हैं, नकारात्मक ऊर्जा पे काम नहीं करते हैं। लेकिन कहते हैं स्वस्थ प्रजातंत्र वही होता है जहाँ राजा की भी आलोचना अगर गलती करे तो होनी चाहिए। तो हम लोग बस ये दुख के लिए यहाँ बैठे हैं। ये मन में आ रहा है कि 9 साल क्यों बर्बाद किया सरकार ने, नेताओं ने, प्रशासनिक लोगों ने, क्यों बर्बाद हुआ? ये इसका कोई खामियाजा वापस लाएगा? इससे जो हमारे वर्ष गुजर गए, वेस्टेज में चले गए। हम लोग अब जवान से अधवयसु होने लगे, बूढ़े होने लगे, और जो नया जनरेशन है वो जवानी की ओर बढ़ गया। तो मेरा मतलब अब इस परंपरा को बदलो, मिथिला को तुरंत बनाओ, अच्छे से बनाओ। एक टाइम की गारंटी होनी चाहिए। कोई भी डेवलपमेंट हो, पब्लिक के आगे आनी चाहिए कि ये डेवलपमेंट पब्लिक को पसंद है या नहीं। पब्लिक की स्वीकृति लेके तब वो डेवलपमेंट होनी चाहिए। दरभंगा में नाला उठा के 3-3 फीट बना दिया है। अरे दरभंगा में क्या हो गया है भाई, जो तुम 3-3 फीट नाला बना रहे हो बस एक ही चीज के लिए? तुम इसलिए बना रहे हो कि रोड तुम्हें नहीं खोदना पड़े। रोड खोदोगे तो पैसा वेस्ट होगा। तुम नाला को पूरा कटिंग करो वापस। कोई तरीका है ये नाला बनाने का? कुछ भी उठा दिए, भूतल में पूरा शहर जा रहा है। तो मैं आपको यही कहूंगा, एम्स के लिए मोदी जी आए, स्वागत है, लेकिन 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर एम्स का प्राइमरी जितना भी सुविधा हो वो मरीजों को मिलने लगे। और आने वाले 1 और साल यानी 2 साल के टेन्योर में ये एम्स मिथिला के लोगों को प्राणदाता बन के यहाँ हो जाना चाहिए। कॉस्ट लेकिन बढ़ गया है रीडिजाइनिंग में 1700 करोड़। 1700 करोड़ रुपया गवर्नमेंट के लिए है क्या? खजाने में पैसे भरे हुए हैं, आई नो इट वेल। उसको एक्सपेंस करने के लिए सही लोग अब हो रहा है। तो मैं इतना ही कहूंगा, ज्यादा इस पे अब बात नहीं हो, लेकिन टाइम लिमिटेशन होना चाहिए। 1700 करोड़ रुपया बढ़ा है, अरे भाई 2000 करोड़ हो। देखिए ये जनता का काम है, जनते के पैसे से हो रहा है, टैक्स से हो रहा है, पूरे देश में कमाई हो रही है, हर जगह कमाई हो रही है, तो अच्छी बात है, इसका हम स्वागत करते हैं। सर ये बताएं कि आप ये सब कार्यक्रम करने के तरीके हैं।
पब्लिक को अपनी ओर आकृष्ट करने के तरीके होते हैं। तो ये जो है, अब जिस चीज का कार्य पहले भी संपादित हो गया, पूरी पब्लिसिटी हो गई कि एम्स यहाँ बनेगा, दोबारा शिलान्यास की मुझे नहीं लगता है कोई बहुत बड़ी दरकार थी। लेकिन प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री आना चाहते हैं तो हम मिथिलावासी उनका स्वागत भी करते हैं। आपने अपने स्टेटमेंट में कहा धरना पे बैठे नहीं है, उन्हें यहाँ से पूरे मिथिला में, पूरे भारतवर्ष में हम ये मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं कि अब लेट लतीफी नहीं चलेगा। पब्लिक को जो घुमाते रहते हो आप, मोदी जी नहीं घुमाते, लेकिन उनका जो भी व्यवस्था है, लेकिन और लोगों से कुछ ठीक ही व्यवस्था मैं समझता हूँ है। लेकिन मोदी जी को ध्यान देना पड़ेगा कि मैं जो आपको एक ही चीज बोला, टाइम बाइंडिंग, पब्लिक को रिलीफ तभी मिलेगा, वो टाइम में काम होना चाहिए। हम नहीं लटकेंगे अब। और मोदी जी आ रहे हैं, ठीक है, बात है, राजनीति है, चुनाव है, आने वाले आसन्न चुनाव है, तो वो आ रहे हैं, अच्छी बात है। मोदी जी राजनीति मतलब आप इसका चुनाव से जोड़ रहे हैं? नहीं, वो चुनाव शिलान्यास, हर पक्ष का दो पक्ष होता है। आसन्न चुनाव तो है ही 2025 में, ये ठीक है, बिहार विधानसभा का चुनाव होना ही चाहिए, होगा। लेकिन ये सब थोड़ी सी राजनीति में चाणक्य भी बोल के गए हैं कि ये सब करना पड़ता है, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए। हम उसके लिए नहीं इकट्ठे हुए हैं, हम इकट्ठे इसके लिए हुए हैं, ये व्यवस्था एकदम चेंज होनी चाहिए। और हम जनता है, हम जनता है, हम में जो क्रांति होती, इनकलाब जो होता, वो इनकलाब को बस रवि के पटवा आया है आप लोगों के बीच में। अभिषेक जी इसीलिए बुलाते हैं कि ये इनकलाब इधर उधर भटके नहीं, ये इनकलाब सकारात्मक ऊर्जा के साथ सरकार से काम करवाने की सक्षमता ही रखता है, रखेगा। अच्छा, जिस तरीके से मैन सर, हमारे हिसाब से अगर एम्स मुझे बनाने दे दिया जाए, मेरा अथर्वा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी भी है, तो 2 साल में एम्स यहाँ चालू हो सकता है। वो करने का तरीका अब वो डिपेंड करता है मैनेजमेंट पे और चाहत पे, और जो होता है ना अंदर की चाहत। जन सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में बिहार की लोक गायिका पद्मश्री शारदा सिन्हा एवं प्रसिद्ध मैथिल कथावाचक पंडित हेमचंद्र ठाकुर को दी पंडित हेमचंद्र ठाकुर जी, जिनके बारे में मैंने जाना, बहुत सारी लोक कथाओं के माध्यम से लोगों को जागृत करते रहे। विशेष रूप से सनातन धर्म कहा जाता है कि जो धारण करने योग्य है, जो हमारा आचरण में शामिल है, वही हमारा धर्म है। और मानव धर्म सर्वोपरि होता है। चाहे किसी भी धर्म के अवलंबी हम हों, लेकिन मानव धर्म हमारे लिए सर्वोपरि है। उन्होंने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में संस्कृत के विद्वान के साथ साथ वे धार्मिक, सामाजिक और विकास के कार्यों से जुड़े रहे। अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों के हमेशा लोगों को जागरूक करने का काम, लोगों को विकास के मुख्य धारा में शामिल करने का उन्होंने काम किया है। और विशेष रूप से दोनों ही विभूति मैथिली भाषा में अपने कार्य को आरंभ किया। और जहाँ तक शारदा सिन्हा की बात है, उन्होंने हिंदी, बज्जिका, भोजपुरी, मगही आदि में भी अपने गाने को प्रस्तुत किया। वे हमारे आज के गायक युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। आज के अवसर पर मैं मिथिला विश्वविद्यालय की ओर से इन दोनों विभूतियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आयोजक जन सेवा ट्रस्ट संस्था के सचिव, अध्यक्ष आदि को इस आयोजन के लिए उन्हें साधुवाद देता हूं। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, NSS पदाधिकारी, संस्कृत प्राध्यापक, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। में हमको लगता है कि जहाँ जहाँ भी लोग छठ मनाते हैं, उनके बिना घाट अधूरा रह जाता है। तो आइए एक लाइन बस उनके लिए, ये उनके याद में है ये छठ गीत। और कितना सुंदर, मतलब ये है कि छठ से उनका इतना लगाव था कि छठ के फर्स्ट दिन, जिस दिन नहाय खा था, उसी दिन रात को उनका देहांत हुआ है। तो आइए उनकी याद में ये गीत मैं रखती हूँ। 8 काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे छान लागल के बाद, ताही चढ़ी सूतल छई हो दीनानाथ, बाझिन के बारी धने ठार, चादर उघारी जब
देख ले हो दीनानाथ कोने संकट परल तोहार। चादर उघारी जब देख ले हो दीनानाथ कोने संकट परलई तोहार। पुत्र संकट परलई मोरे हो दीनानाथ ताहिला के बारी धने ठार। पुत्र संकट परलई मोरे हो दीनानाथ ताहिला के बारी धने ठार। बाझिन के पुत्र दिहले निरधन के धनवा हंसत खेलत घर जाए। हंसत खेलत घर जाए। हंसत खेलत घर जाए। जदयू जिला कार्यालय का प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने किया उद्घाटन। वहीं इस अवसर पर कई गणमान्य लोगों के साथ साथ अच्छी संख्या में लोग थे मौजूद। माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश सिंह कुशवाहा का स्वागत करते हुए हार्दिक अभिनंदन। ग्रुप फोटो दिलीप बाबू पाग वाला भाजा आने खींचे फोटो। धन्यवाद। हो गया। दलील का दरभंगा जिला का उद्घाटन के अवसर पर हम तमाम यहाँ जिला अध्यक्ष के पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, कहना देता हूँ। ये कार्यालय अपने समय में पंचम लड़ाई है और आपने सवाल किया है, आपको मालूम है कि हम अभी बैठक करके एनडीए की बैठक करके हम यहाँ आए हैं। एनडीए की बैठक जो 13 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय नीतीश कुमार जी के द्वारा उनके हाथों से नींव रखी जाएगी दरभंगा एम्स का। उसको ऐतिहासिक बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए हम बैठक करके आ रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो सिर्फ विश्व स्तरीय अस्पताल नहीं होगा, बल्कि दरभंगा का ये बहुत मैंने काफ़ी दिनों से ये दरभंगा का सपना था, मांग था, जो आज वो सपना साकार होते दिखाई दे रहा है। और हम तो इस अवसर पर, ये ऐतिहासिक अवसर पर हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो आत्मनिर्भर भारत बनाने को में जुटे हैं और जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो न्याय के साथ विकास कर रहे हैं और जो आज हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा जी के अथक प्रयास से जो ये सौगात मिला है दरभंगा एम्स का, इन तीनों नेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि ऐसे हम लोग को जो दरभंगा का एम्स का उन्होंने ये इतिहास एम्स का हम लोग को उन्होंने दिया। इससे न सिर्फ दरभंगा मिथिलावासी ही, उत्तर बिहार का एक वरदान है, उत्तर बिहार के लिए काफ़ी। तो हम तो कहेंगे इस अवसर पर तमाम जो हमारे यहाँ जुटे हुए हैं, तमाम नेतागण हैं, सब लोग को ढेर सारी इस ऐतिहासिक क्षण को पर्व के रूप में लोग मना रहे हैं। बिल्कुल ये जो ऐसा ऐतिहासिक होगा, यादगार होगा कि न सिर्फ इसको बिहार में ही इसका चर्चा होगी, बल्कि पूरे देश स्तर पर
ये चर्चा होगी कि पटना बिहार की दूसरा एम्स जो यहाँ मिला है वो ऐसे एदगार होगा। तो इस अवसर पर फिर से हम उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद। सर क्या लगता है टाइमिंग को लेकर के, जो कुछ लोगों के बीच में चर्चा है कि चुनाव का समय है, इस वजह से शिलान्यास करके छोड़ दिया जाएगा, क्या लगता है सर? नहीं, कुछ लोग तो पहले बोल रहे थे, लगातार ही बोलते रहते। जो लोग को कोई काम नहीं है, बिना काम के क्रेडिट लेना चाहते हैं, वो तो इसी तरह बोलेंगे। अभी आपने देखा कि विगत लोकसभा चुनाव में 265 से ऊपर उन्होंने सभा किया और उन्होंने कहा कि हमारा इंडिया गठबंधन आएगा। कहाँ इंडिया गठबंधन का क्या हर्ष हुआ? कितने सीट पर उलझ गए? कितने सीट आया उनको? जो हमारे पार्टी के बारे में, हमारे नेता के बारे में जो भविष्यवाणी कर रहे थे, उनका हर्ष क्या हुआ? आपने देखा जो लोकसभा चुनाव ने तो साबित कर दिया कि बिहार में नीतीश कुमार जी का न कोई विकल्प था, न विकल्प है, न विकल्प आगे होगा। तो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में जो उन्होंने काम किया, वो स्वतंत्र भारत ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं। किस क्षेत्र में हम कहाँ से गिनाऊं? हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं, न कि उन जो लोग प्रचार करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं। आप याद रखिए, काम का कोई विकल्प नहीं और धर्म का, झूठ बोलने वाले का बाजार ज्यादा दिन नहीं चलती। जनता तो सबक सिखाई भी लोकसभा चुनाव में, और जो विधानसभा चुनाव जो 25 में होगा उसमें तो उनको अस्थायी रूप से आरजेडी वालों को घर बिठा देंगे। ये जो सीट है 243 में 225 सीट पर हम लोग बढ़त में रहेंगे, आगे रहेंगे। ऐतिहासिक होगी परिणाम, इसकी आप चिंता नहीं करिए। अभी देखा जो कि लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आया उसमें 177 सीट पर हमारी एनडीए बढ़त पा रही, जिसमें 68 सीट 74 सीट जो है जनता दल यू को, 68 सीट भाजपा को, 29 सीट रामविलास चिराग पासवान जी को, लोजपा आर को, हमको 6 सीट, इतने सीट पर बढ़त रही। तो ये तो बिहार की जनता ने बता दिया किधर इसका इशारा है। बिहार की जनता को जनता तो बता दिया इधर बिहार की जनता क्या चाहती है। तो अनाप शनाप बोलने वालों को बोलने दीजिए ना, वो अपने माता पिता के शासनकाल को एक भी उपलब्धि बताएं, कोई बात तो बताए, कोई उन्होंने काम किया तो बताए। और हमारे नेता जो काम किया है, चाहे शिक्षक की बहाली हो या अन्य जो नौकरी हो, जो हमारे नेता ने जो ये निश्चय 7 निश्चय 2 में जो उन्होंने घोषणा किया था कि 10 लाख नौकरी देंगे और जो 10 लाख रोजगार सृजन करेंगे, तो हमें यह कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे नेता ने कहा 10 लाख नौकरी देंगे, तो 12 लाख नौकरी की हम वो अवसर है, हम उसके ओर काम कर रहे हैं। और लगभग 32 लाख करीबन हम लोग रोजगार सृजन कर रहे हैं, तो रोजगार हम लोग दे रहे हैं। तो हमारे नेता तो दिन रात काम करने में विश्वास करते हैं। ये जो 14 करोड़ बिहार की जनता है, उनको पूरा परिवार उनको मानते, ना कि उनके तरह है कि वो लोग अपने परिवार को ही सिर्फ समझते हैं। परिवार से उनका इतिहास भूगोल शुरू होता है, परिवार में ही खत्म हो जाती है। तो वो राज्य और देश का, राज्य का और समाज का क्या भला करेंगे? सर आखिरी सवाल, क्या उम्मीद कर सकते हैं? सर आखिरी सवाल, जनता दल यू का अस्थायी रूप से कार्यालय दरभंगा में होना कैसे देखते हैं सर? कैसे पार्टी को मजबूती मिलेगी? उसी में एक कार्यकर्ता ने अपने कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार और जिला प्रशासन दरभंगा के तत्वावधान में भास्कर महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ जैसा आग्रह है आप सब गणमान्य अतिथियों से कि बगल में शारदा सिन्हा जी की चित्र पर हम सब जानते हैं, अभी तुरंत हम सब ने इसका महापर्व अभी बिताया है। प्रोफेसर डॉक्टर
संजय कुमार चौधरी जी, उनका सम्मान कर रहे हैं दरभंगा सदर के खंड विकास पदाधिकारी श्रीमान रवि रंजन जी। हाँ सर जी, सामने देख लीजिएगा सर। बाघ चादर और मोमेंटोस, बाघ चादर और प्रतीक चिन्ह से, पुष्पगुच्छ और प्रतीक चिन्ह से उनका स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर विकास कुमार। हाँ सर, फोटो सर। आगे की कल्याण विकला विश्वविद्यालय में बाघ चादर, पुष्पगुच्छ और प्रतीक चिन्ह से इनको सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान चंदन कुमार जी, जो ऑफिसर इंचार्ज हैं आर्ट, कल्चर एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट दरभंगा। अब श्रीमान रवि रंजन जी का सीनियर डिप्टी कलेक्टर है दरभंगा के, उनको सम्मानित कर रही है श्रीमती रंजना कुमारी। हम सामने सर, सामने मैम। प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी हैं सदर दरभंगा। हाँ सर, सामने। और इनको सम्मानित कर रहे हैं श्री ब्रजेश सिंह राठौड़, शिक्षक हैं सदर दरभंगा से। हाँ सर, सामने। ओके। हाँ सर, सामने सर। मैम सामने। यस। 24 जो कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा आयोजित हो रहा है, इस कार्य रंजन जी को डॉक्टर रवि रंजन जी कृपया मंच पर आए, जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं दरभंगा सदर के। कृपया आप मंच पर आए। और रवि रंजन जी के तक प्रयास से ये संभव हो सका और पूर्व के वक्ताओं ने, जिसमें अशोक मेहता जी, दीन साहब और दोनों मैडम ने अपने अपने विचारों को रखा, कुछ सुझाव भी उन लोगों ने दिया, लेकिन मेरा अपना विचार है, ये प्रोग्राम विश्वविद्यालय का नहीं है। आप जब भी अपना प्रोग्राम करें और शारदा मैडम का जो लोक संगीत को बढ़ावा देने का है, तो आप ऑर्गेनाइज करें, इनको गेस्ट में बुलाएं। शिक्षक ही सुधारता है। विद्यालय में श्रद्धांजलि देने के लिए तो वो तिथि आप ही के विभाग से आनी चाहिए। आप एक परिचर्चा करें, केवल श्रद्धांजलि के शब्द अच्छा नहीं लगेगा। आप अपने विभाग की ओर से एक परिचर्चा करें, इसी हॉल में करें, और उस दिन आप जो जैसा वादन चाहते हैं, चेयर की घोषणा तो मैं कर रहा हूँ, उनकी चेयर रहेगी, लेकिन इसमें एक प्रोसेस होता है, वो एकेडमिक काउंसिल के प्रोसेस से आगे बढ़ता है। तो विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और डीन सभी लोग लिख के दें, हम लोग उसको करेंगे, जरूर करेंगे। संगीत समाज को बदलता है और पूर्व का लोकगीत समाज को जीवित रखता है। और जो सबसे बड़ी बात, सभी लोगों ने बहुत कुछ बोला, छठ के संबंध में भी बहुत चीज बोला, लेकिन एक बात जो आप लोग भूल रहे हैं, छठ से सीख मिलती है। वो अस्त होते सूर्य को भी प्रणाम करते हैं। आज की परिचालन में अस्त होते व्यक्ति को कोई प्रणाम नहीं करता है। तो ये छठ से सीखना चाहिए।
क्यों हर एक जगह आप करेंगे, जो उगता हुआ सूर्य को सभी लोग प्रणाम करते हैं। छठ एक ऐसा संदेश है जो सिखलाता है कि आप ढलान के बाद फिर ऊंचाई पे जाए। ये मैथमेटिक्स का ग्राफ है, एप्लीकेशन है। तो ये एनालिसिस में इससे सहमत हूँ कि छठ के पहले ये होना चाहिए, लेकिन जब भी हुआ शुरुआत तो हुआ, जब भी हुआ शुरुआत हुआ। और अच्छे ढंग से करना है तो महोत्सव मनाने के लिए छठ ही नहीं है, आप 1 महीने के बाद भी कैसे कर सकते हैं। उस पर जिस तरह से चंद्रगुप्त महोत्सव में राजेश जी ने कराया था, बहुत सारा लेखन हुआ, ये हुआ वो हुआ। आपको जब भी महोत्सव करना हो और चाहते हैं कि लोग इन्वॉल्व हो उसमें, तो आप चिट्ठी दे दीजिए। इस यूनिवर्सिटी के जितने भी बच्चे होंगे वो इन्वॉल्व होंगे, आपका 2 दिन का प्रोग्राम होगा, काफी बढ़िया होगा। वो रवि रंजन जी सोचेंगे उस पर मिलेंगे, जिससे कि और जिनका जो चेयर रहेगा उस चेयर के साथ वो अटैच होगा तो ग्रो भी करेगा। मकसद जो है वो पूरा होना चाहिए। तो विद दीज वर्ड्स, थोड़ा आपको बाहर जाना है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि कुछ सुन नहीं पाऊंगा, इच्छा है सुनने की। मेरी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। प्रकृति के पालने नहीं हुआ है, इसीलिए प्रकृति के साथ अपने साहचर्य को लेकर आस्था और भय दोनों के भाव से मनुष्य की आस्था का एक केंद्र सभ्यता के आरंभ से ही प्रकृति रही है। इसलिए देखेंगे कि जो भारत का लिखित साक्ष्य आधारित इतिहास है, उसका प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद, और ऋग्वेद के 10वें अध्याय में सूर्य को लेकर बहुत सारी ऋचाएं लिखी गई थी। और ये सिर्फ भारत में नहीं, उस वक्त की सुमेरु सभ्यता वगैरह में भी आपको सूर्य के बहुत सारे लिखित सामग्रियां हमें मिलती है। प्रकृति के प्रति आस्था, उत्साह और सामूहिकता का एक अनूठा संगम रचता है भारत के पूर्वांचल हिस्से में मनाया जाने वाला पर्व, जिसे हम छठ के नाम से जानते हैं। पूर्वांचल इलाके में इसे पर्व नहीं कहा जाता, इसे महापर्व की संज्ञा दी जाती है। और इस महापर्व को करने वाले लोगों को सती की उपाधि दी जाती है। माना यह गया है कि ये बहुत कठिन व्रत है, और यह व्रत रोशनी के देवता सूर्य की आराधना के साथ कार्तिक की शुक्ल पक्ष के षष्ठी को होने के कारण देखें तो पूरे विश्व में इतना ऑर्गेनिक कोई त्योहार नहीं है। इंसान जो मिट्टी में उग जाता है, उसे जल में खड़े होकर आसमान में दिखने वाले सूर्य को अर्घ के तौर पर समर्पित करता है। एक सूप में जो खेती में उपजाई जाने वाली चीजें हैं, जौ है, गेहूं है, ईख है, हल्दी है, ऐसी चीजों से प्रकृति के देवता सूर्य की आराधना करने का ये एक नितांत ऑर्गेनिक त्योहार है। इस त्योहार की इसी खूबसूरती में इसे आधुनिक अवधारणा जो जल जीवन हरियाली के संरक्षण की बात की जा रही है, उस जल जीवन हरियाली के संरक्षण को महापर्व के तौर पर मनाने की भारत के पूर्वांचली हिस्सों में एक बहुत पुरातन परंपरा रही है। इसीलिए बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग ने यह तय किया कि छठ के अवसर पर इस भास्कर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, ताकि छठ के महात्म को समझने के साथ साथ जल जीवन और हरियाली के महात्म को भी समझा जाए और उसे अपने जीवन में उतारा जाए, ताकि जैसी प्रकृति, जैसी पृथ्वी हमें हमारे पूर्वजों ने सौंपी है, हम उसे उसी रूप में अपने आने वाली पीढ़ी को सौंप सके। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे धर्मीय विकास कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा यही है। छठ के पर्व को जो घर आंगन में छठ के मौके पे जो लोक गीतों की परंपरा रही है, आज आप देख रहे हैं कि मंच पर स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी की भी तस्वीर लगी है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के घर आंगन में छठ को लेकर जो लोकगीत गाए जाते थे, शारदा जी ने अपने कंठ से उन लोक गीतों को संवार कर स्वर देने का काम किया। इसलिए आज भी अगर ढलते सूरज और उगते सूरज को प्रणाम करने की महती परंपरा छठ महापर्व में है, तो छठ की घाटों पर छठ की उस परंपरा को कंठ और स्वर देने का महान काम बिहार की इस स्वर कोकिला ने किया है।
और इत्तेफाक देखिए कि नहा खाई के दिन ही छठी मैया ने इस लोक कोकिला को अपने पास बुलाया। साधक और साध्य के बीच इतना खूबसूरत इत्तेफाक विश्व के संगीत इतिहास में अगर मिलता है तो वो भारत में ही मिलता है, जब सरस्वती पूजा के दिन भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर इस दुनिया से रुखसत हुई थी। तो सरस्वती अपनी साधिकाओं किस तरह से चुनती है और किस दिन चुनती है, ये भारतीय साधक परंपरा की विशिष्टता को दिखाता है। तो आज के इस कार्यक्रम में जो कला विभाग के कारण आश्कर महोत्सव है, लेकिन हमारे जितने भी महत्वपूर्ण कलाकार हैं, कुंज बिहारी जी हैं, माधव राय जी हैं, रचना जी हैं, यूथ फेस्टिवल के विनर्स कुछ हैं, सृष्टि फाउंडेशन के हमारे बहुत सारे छात्र हैं, ये सब जो अपनी कलाओं का प्रदर्शन करेंगे, उनका केंद्र बिंदु छठ के महात्म्य में सूर्य की आराधना से जुड़े हुए हमारे लोकगीत और उन लोकगीतों को अपने कंठ से अमर करने वाली स्वर कोकिला श्रद्धेय शारदा सिन्हा के गीतों के माध्यम से इस मंच पर प्रस्तुति की जाएगी। यहाँ उपस्थित तमाम सुधी श्रोताओं से और मीडिया बंधुओं से मेरा आग्रह है कि लोक गीतों की परंपरा को जीवित रखने के लिए ऐसे आयोजनों का स्वागत कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले वर्ष जब हम लोग मिथिला की इस पावन धरती पर इसी जुबली हॉल में कार्यक्रम कर रहे होंगे तो आज की तरह खाली सीटें कम दिखेंगी। एक बेहद कम समय में यह आयोजन हुआ है, यह भी खाली सीटों का एक कारण हो सकता है, लेकिन अपनी लोक परंपराओं के प्रति उदासीनता का नमूना भी ये खाली सीटें हैं। इस आयोजन का टेक अवे हम लोगों के लिए यही है कि आने वाले समय में हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक से अधिक लोक तत्व का संरक्षण कर सकेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने सभी बाकी के कलाकार जो यहाँ मंच प्रस्तुति देंगे उनको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल साहब हैं, उनका भी मन से मैं स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दरभंगा वासियों को मेरा नमस्कार। मैं रोशन सिंह, शांति विहार सेठ। आप सभी दर्शकों जो दरभंगा न्यूज़ 27 को देखते हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। आज हमारे साथ हमारे प्रोजेक्ट के स्थान पे आए हुए हैं दरभंगा न्यूज़ 27 से, और यहाँ पे कुछ रिव्यू आपको दिखाया जा रहा है। दरभंगा के अंदर में बहुत सारे लोग ज़मीन को सर्च कर रहे हैं, और ज़मीन एक ऐसा एसेट है जिसको लेने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों को जानना जरूरी होता है। आज एक छोटी सी कीर्तिमान को पूरा करते हुए हम लोग दरभंगा में पिछले 1.5 साल से बहुत सारे लोगों को पोजीशन के साथ साथ रजिस्ट्री भी दिए हैं, और हमारा जो लोकेशन होने वाला है इसको आप कैमरा में देख ही रहे हैं। बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ, दरभंगा एयरपोर्ट से करीब 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये लोकेशन है, और यहाँ से मात्र 600 से 700 मीटर के डिस्टेंस पे न्यू दरभंगा रेलवे स्टेशन है। बाकी आपको सामने कैमरा में दिख रहा होगा, दोनों NH की कनेक्टिविटी हमारी इस प्रोजेक्ट से है। NH 57 है, NH 527 भी। आप NH 57 पे बगल में ही देख रहे हैं बद्रीनगर है, एंड DPS स्कूल, CPS स्कूल, टीचर ट्रेनिंग सेंटर एंड जी माउंट लिटरा स्कूल जो कि जी न्यूज़ की स्कूल है, ये भी हमारे दरभंगा शहर में आ चुकी है। और बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे प्रोजेक्ट से मात्र 500 मीटर की दूरी पे माउंट लिटरा स्कूल आई है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, कोई भी व्यक्ति जमीन लेने से पहले देखते हैं कि हमारे फ्यूचर क्या होंगे, हमारे बच्चे के फ्यूचर क्या होंगे। एजुकेशन के लिए ज़्यादातर लोग जो है पहले तलाशते हैं कि ऐसी एरिया में ज़मीन लें जहाँ पे हमारी बच्चे की एजुकेशन अच्छा हो सके। दूसरी होती है कि कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी तो 2 NH की है, साथ में आप दरभंगा बस स्टैंड हमारे प्लॉट से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी में है, एंड एयरपोर्ट भी 1.5 किलोमीटर की दूरी में है। और साथ में सबसे बड़ी बात होती है कि प्राइस की। तो रेट के मामले में आज दरभंगा के अंदर में तमाम तरह की फैसिलिटी के साथ यहाँ पे आपको पार्क मिलने वाला है, जो कि करीब करीब 8 कट्ठे की एरिया में होने वाला है। 2-2 30 फीट की मेन रोड मिलने वाला है एंट्रेंस करने के लिए। गार्ड की फैसिलिटी मिलने वाला है, 20 फीट की मेन रोड, ब्रांच रोड, एंड पूरी टाउनशिप को, पूरी एरिया को 8 फीट की बाउंड्री वॉल से हम लोग कवर करके देने वाले हैं। और इसके साथ आपको मात्र 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट की रेट में यहाँ पे जमीन आप लोगों को दे दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आप 25% पैसा दे के भी यहाँ पे बाई एग्रीमेंट जमीन अपना बनाते हैं, और रेस्ट अमाउंट जो टाइम है उस दरमियान में देके रजिस्ट्री लेते हैं।
आप देखें जिस एरिया पे मैं खड़ा हूँ ये हमारा कॉमर्शियल एरिया है और यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगें बननी है एंड तमाम तरह की ऐसी फैसिलिटी यहाँ पे मुहैया करा के दी जाएगी जिससे यहाँ फायदा मिले, बेनिफिट मिले। साथ में आप देखें आगे हमारे बहुत ही नजदीक में NH की कनेक्टिविटी दिख जा रही है, जहाँ पे रोड पे गाड़ियाँ चलती हुई दिख रही है एंड एयरपोर्ट की भी बिल्डिंग आपको दिख पा रहा है। एंड ये जो रोड है सीधा जो गई है ये 30 फीट की मेन रोड है जिसपे हम लोग अभी चल रहे हैं और यहाँ पे डेली की रेशियो देखा जाए तो करीब करीब 10 से 20 कस्टमर डेली विजिट कर रहे हैं एंड फाइनलाइज रूप से 5 से 10 प्लॉट डेली बुक हो जा रहा है। तो आप में से किसी व्यक्ति को अगर हमारे लोकेशन के बारे में जानकारी चाहिए या तो लोकेशन विजिट करना है तो दिल्ली मोड़ के पास ही हमारा हेड ऑफिस है जो करीब 2000 स्क्वायर फीट के एरिया में है। आप ऑफिस आए, ऑफिस में आके आप डिस्कस करें एंड पोजीशन देखें, लोकेशन देखें और फाइनल रूप से आप प्लॉट को बुक करें, एक बेहतरीन सी टाउनशिप में अपना आशियाना का घर बनाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोशन सिंह शांति विहार सेल से। हमारी भी यूट्यूब पे एंड फेसबुक पे चैनल है, आप जाके सर्च कर सकते हैं शांति विहार दरभंगा के रूप में और ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्यार दें। देख सकते हैं इस एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम चालू है एंड सारी जमीनें यहाँ पे बिक चुकी है। कुछ जमीनें हमारी टाउनशिप के अंदर में है, वो आप अपना बनाना चाह रहे हैं तो सही टाइम पे आए, पहले पाए वाली बात होती है। तो पहले आए और पहले जमीन को अपना बनाएं। थैंक यू।